हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं एक वीडियो के अंदर आपकी एक यूनिट को कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वीडियोस और देखेंगे इन सारी वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां पर आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन वन शॉट रिविजन्स को। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है ट्रेड यूनियन थ्योरेटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क। इस यूनिट को सबसे पहले देखते हैं सिलेबस हमें क्या क्या कवर करना है। तो थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रिकॉग्निशन, राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, थोड़े से फर्स्ट तरीके से हम सारी चीजें कवर करेंगे। मैं आपको सारी चीजें रीड नहीं करवाऊंगा, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड यूनियन क्या होती है इसे पढ़ लेते हैं। ट्रेड यूनियन इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर हु कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट प्राइमरीली इन रिलेशन टू देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ट्रेड यूनियन वर्कर्स का एक ग्रुप होता है जो साथ में आकर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के लिए, कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उनमें सुधार किया जाए, उसके लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं, रिप्रेजेंटिंग वर्कर इन नेगोशिएशन ओवर वेज, वर्किंग आवर, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्कप्लेस पॉलिसी। जो कि वेजेस से रिलेटेड, वर्क आवर से रिलेटेड, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी और वर्कप्लेस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशंस होती हैं, एम्प्लॉयर के साथ बातचीत होती है, उसमें वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं ट्रेड यूनियन। Their primary goal is to ensure fairness and equality in the workplace while safeguarding workers' interest. इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, वर्क प्लेस के अंदर फेयरनेस और इक्वलिटी बनी रहे और साथ में जो वर्कर्स के राइट हैं वो भी सेफगार्ड रहे। डेफिनेशंस दिए अलग अलग ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट formed primarily for purpose of regulating the relation between worker and employee between worker themselves। ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि किस लिए बनाया जाता है, वर्कर और एम्प्लॉयर और वर्कर और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है उसे बनाए रखने के लिए इन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन इज अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग। जो ट्रेड यूनियन है वो एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन होती है अर्नर्स की, जो कि किस लिए मेंटेन करी जाती है, वर्कर्स की जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, उन्हें एक तरीके से मेंटेन करने के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर्म टू कलेक्टिवली प्रोटेक्ट एंड एडवांस देयर राइट एंड इंटरेस्ट। जो ट्रेड यूनियन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कलेक्शन होता है एम्प्लॉय का, जो कि एम्प्लॉय के जो भी राइट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन्हें प्रमोट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के। ट्रेड यूनियन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो ट्रेड यूनियन होती है वो वर्कर फॉर्म करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किस चीज पर फोकस ज्यादा करते हैं, ग्रुप स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि इंडिविजुअली ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है वॉलेंटरी मेंबरशिप। तो जो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना है वो वॉलेंटरी होता है, किसी भी वर्कर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है कि उसे ट्रेड यूनियन ज्वाइन करनी है। उसके पास फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है ये लीगल एंटिटी होती है। तो ट्रेड यूनियन होती है वो रिकॉग्नाइज्ड, लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है और लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, जिसे गवर्न कौन करता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जिसे गवर्न करता है। कॉन्टिन्यूस एंड परमानेंट नेचर, मतलब जो ये ट्रेड यूनियन होती है दो तरीके की होती हैं। एक तो कंटिन्यूस एसोसिएशन होती हैं जो ओवर द टाइम एग्जिस्ट करती हैं, और परमानेंट होती हैं, और कई होती हैं जो टेम्परेरी भी होती हैं।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वर्कर इंटरेस्ट। तो जो इनका प्राइमरी गोल होता है वो वर्कर के राइट्स को, उनकी वर्किंग कंडीशन को और नेगोशिएशन करना उनके पे और बेनिफिट के लिए, ये इनका प्राइमरी गोल होता है। इसके अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, मतलब जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो एम्प्लॉयर के साथ वर्कर्स के बीच बिहाफ पर नेगोशिएट करती हैं। मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, जिसके में के अंदर वो जो एम्प्लॉय की ग्रीवेंस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें मैनेजमेंट तक पहुंचाती हैं और उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है। तो जो ट्रेड यूनियन होती है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का यूज करती हैं। जो उनका लीडर होता है वो इलेक्टेड होता है और जो भी डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लिए जाते हैं, मतलब सभी को इन्वॉल्व करके लिए जाते हैं। जो ट्रेड यूनियन होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले, जो उनके राइट है उन्हें दबाया ना जाए, और अनफेयर डिसमिसल और अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट वर्कर को प्रोटेक्ट करा जाए और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बना के रखा जाए। ठीक है। सेकंड होता है इसका इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है? कम वर्किंग आवर्स रहें, टाइमली ब्रेक्स दिया जाए वर्कर्स को, उन्हें क्लीन और सेफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएं, उनके इरोगनेमिक एंड प्रोमोटिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो ऑक्यूपेशन हेल्थ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, उन्हें इंप्रूव करा जाए टाइम टू टाइम। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सिक्योर फेयर वेज एंड बेनिफिट। तो ट्रेड यूनियन होती हैं वो किस चीज पर फोकस करती हैं कि जो वर्कर्स हैं उन्हें बेटर सैलरी मिले, अच्छा बोनस मिले, एलो अलाउंसेस मिले, ओवर टाइम का पे मिले, पेंशन्स वगैरह के बेनिफिट उन्हें मिले, सभी तरीके के फाइनेंशियल बेनिफिट्स उन्हें मिले। नेक्स्ट है प्रमोट जॉब सिक्योरिटी। तो जो यूनियन है, ये ट्रेड यूनियंस होती हैं वो नेगोशिएट करती हैं पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स के लिए। जो भी ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, वर्कर्स को एक तरीके से नुकसान पहुंचे जिन एग्रीमेंट से, उनके लिए नेगोशिएट भी करती हैं और जॉब सिक्योरिटी बचा के रखती हैं उनकी। नेक्स्ट है इनकरेज कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इस ट्रेड यूनियन जो है वो फेयर पे स्केल, वर्क शेड्यूल, लीव पॉलिसी और अदर वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट, इन सारी चीजों के लिए कलेक्टिवली वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और एम्प्लॉयर के साथ इन सारी चीजों पर एग्रीमेंट करती हैं। नेक्स्ट है एड्रेस ग्रीवेंस। तो जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का भी काम करती हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होती है उन्हें मैनेजमेंट तक पहुंचाती हैं और उनके सॉल्यूशन निकाल देती हैं। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो ट्रेड यूनियन होती है उनकी मूवमेंट्स की कुछ थ्योरी हैं। तो ट्रेड यूनियन है हैज इवॉल्व्ड एज अ मींस ऑफ वर्कर्स टू यूनाइट एंड कलेक्टिवली फाइट फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, वेजेस एंड राइट। जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो किस तरीके का काम करती है कि जो वर्कर्स की बेटर वर्किंग कंडीशन हो, वेजेस अच्छे हो और उनके राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, इन सारी चीजों के लिए वो कलेक्टिवली फाइट करती हैं। तो इनके लिए इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, इनके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कई सारी थ्योरीज हैं। पहली आती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसका कोर आइडिया क्या होता है? जो ट्रेड यूनियन है वो क्लास स्ट्रगल, मतलब जो भी एम्प्लॉयर हैं और वर्कर्स हैं उनके बीच में जब झगड़ा कन्फ्लिक्ट होता है तब ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है ये वाली। इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? कार्ल मार्क्स के आइडिया पर ये बेस होती हैं। इनके की फीचर क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करती हैं। ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज को ये रेजिस्ट करती हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये यूनियन को एज अ रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ एंड पावर के अकॉर्डिंग देखती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल ना हो वर्क प्लेस में, इस चीज को पर ये इम्फेसाइज देती है, मतलब फोकस करती है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आती है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि ट्रेड यूनियन किस लिए नेसेसरी होती है? सोशल हार्मोनी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बैलेंस बना के रखने के लिए ये जरूरी होती है। इनके की फीचर्स क्या क्या होते हैं? इनको हम एज अ इंस्टीट्यूशन देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, प्रॉपरली कोऑपरेट करने में, स्टेबिलिटी बनाए रखने में और नेगोशिएट करने में हेल्प करती हैं। जो ये हैं किस चीज पर इंफेसाइज करती हैं? हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट बना रहे, कलेक्टिव बार्गेनिंग रहे और डिस्प्यूट रिजॉल्व रहे, इन चीजों पर ये फोकस करती हैं। ट्रेड यूनियन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हाईलाइट करती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किस लिए, मल्टीपल इंटरेस्ट, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके इंटरेस्ट की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट होते हैं इस थ्योरी के अंदर। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है उन्हें हम कैसे देखते हैं इसके अंदर, एक तरीके से कॉम्पिटिटिंग ग्रुप देखते हैं जो वर्कर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये किस चीज को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को और नेगोशिएशन को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से पावर डायनेमिक जो होता है उसका बैलेंस बना रहता है सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं उन्हें एक्नॉलेज करती हैं और उन्हें रिजॉल्व करके देती हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी थ्योरी। तो जो ट्रेड यूनियन है उन्हें हम एज अ सोशल फोर्स देखते हैं इस थ्योरी के अंदर, जो कि कल्चरल कंटेक्स्ट में वर्कर्स के लिए वर्क करती हैं, वर्कर की आइडेंटिटी को शेप करती हैं और जो भी कलेक्टिव बिहेवियर होता है उसे प्रमोट करती हैं। इसके की फीचर क्या होते हैं, ये सोशल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि सॉलिडरिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, सोशल इंटीग्रेशन, इन चीज़ों पर फोकस करती है। जो ट्रेड यूनियन होती हैं उन्हें हम इस थ्योरी के अंदर एज अ टूल देखते हैं सोशल कोहेशन और शेयर्ड गोल्स को बढ़ावा देने के लिए। ये सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने में ज़्यादा एम्फेसाइज देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी। इसके अंदर कोर आइडिया क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन होती हैं उसे हम एज अ इंस्ट्रूमेंटल देखते हैं कि वो इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी, ना कि वो वर्कर्स के राइट को प्रमोट करेंगी। इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसके अंदर जो यूनियन होती हैं वो ऑर्गेनाइज फोकस किस चीज़ पर करती हैं, टेंजिबल बेनिफिट फॉर देयर मेंबर, जो इसके मेंबर हैं उनके लिए बेनिफिट लें। इसके अंदर ये एम्फेसाइज करती हैं स्ट्रेटेजिक रोल के ऊपर, जिसके अंदर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को मैनेज करती हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी को बनाए रखकर और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखकर। और जो ये फोकस करती हैं वो किस चीज़ पर फोकस करती हैं, आउटकम पर ज़्यादा फोकस करती हैं, ना कि फिलोसॉफी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट लेनिस्ट थ्योरी। तो इसका जो कोर आइडिया है वो क्या है, जो ट्रेड यूनियन है उसे हम एज अ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वर्किंग क्लास का, जो कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के लिए अंदर जो भी चैलेंज होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज करा जाता है, जिसका इसके की फीचर क्या होते हैं, एडवोकेट फॉर सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अलाइंड यूनियन मूवमेंट फोकस्ड ऑन ब्रॉडर रिवॉल्यूशनरी गोल। ये रिवॉल्यूशनरी गोल पर ज्यादा फोकस करती है, वर्कर का कंट्रोल प्रोडक्शन के ऊपर रहे इस चीज पर फोकस करती है। यूनियन लीडरशिप सीन एज गाइड बाय पार्टी आइडियोलॉजी। जो इसकी आइडियोलॉजी है वो इसके पार्टी के लीडर के बेसिस पर होती है और ये स्टेट कंट्रोल के साथ टाइड होती है विद यूनियन सीन एज अ टूल फॉर एडवांसिंग सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव, और ये सोशलिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे ज्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। Now, next is registration of trade union. So, the registration of trade union is a legal process that provide recognition and protection to union under labor laws. जो रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है वो एक लीगल प्रोसेस है। ये ट्रेड यूनियन को recognition भी प्रोवाइड करवाता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है लेबर लॉज के अंदर। इट इंश्योर दैट ट्रेड यूनियन ऑपरेट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। ये इंश्योर करता है रजिस्ट्रेशन की जो ट्रेड यूनियन है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट हो, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से वर्कर को रिप्रेजेंट करे और उनके राइट्स को सेफगार्ड करे। जो ये प्रोसेस होता है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का वो कंट्री टू कंट्री डेमोग्राफिक डिफरेंट होता है। जो इंडिया के अंदर है वो प्रोसेस अलग है। पर्पस क्या होता है रजिस्ट्रेशन लेने का, तो लीगल रिकॉग्निशन मिलती है, मतलब जो यूनियन की एक्टिविटी होती है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड रहती हैं, राइट प्रोटेक्ट रहते हैं, जो भी वो प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू बोथ यूनियन एंड मेंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है यूनियन को भी और मेंबर को भी, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी बनाए रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका पर्पस होता है रजिस्ट्रेशन का। प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन के, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल कमेटी। तो अ ग्रुप ऑफ वर्कर इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एक वर्कर का ग्रुप बनता है, वो ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। पहले एक प्रोविजनल कमेटी बनती है जिसके ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, मेंबरशिप बताई जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करा जाता है। फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो मेंबर होते हैं कमेटी के, जिसके अंदर उसके एम, रूल और स्ट्रक्चर को डिफाइन करा जाता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ये लेबर लॉज के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। फिर आती है मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट की कितने मिनिमम मेंबर्स की जरूरत है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, जो कि लॉ में स्पेसिफाइड किया गया है।
ये जो वर्क करता है यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग वर्क करता है। उसके अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर की जरूरत होती है कोई ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है। जो एप्लीकेशन सबमिट होती है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास सबमिट होती है। जो कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन होता है, उसके पास ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। इसके अंदर यूनियन का नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ मेंबर, उनके सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीजें मेंशन की गई होती हैं। फिर आता है इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो दो जो रजिस्ट्रार होता है ट्रेड यूनियन का, वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है और फिर सबमिट कर लेता है अगर वो कंप्लायंस कर रहे होते हैं सारी लीगल रिक्वायरमेंट का। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो रजिस्ट्रार उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी मांग सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट इशुएंस, जब सारे क्राइटेरिया मीट आउट हो जाते हैं तो जो यूनियन है वो रजिस्टर हो जाती है और जो रजिस्ट्रार होता है वो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करके दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब जो ये ट्रेड यूनियन होती है इनकी रिकॉग्निशन कैसे होती है? सबसे पहले इनका लीगल रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब ये अगर कोई भी एक ट्रेड यूनियन होगी तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड होगी। मिनिमम मेंबर होंगे जो इस ट्रेड यूनियन होती है उनके अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्रेड यूनियन होती है उनका क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर उनके ऑब्जेक्टिव, रूल और स्ट्रक्चर सारी चीजें डिफाइन की गई हो। फिर रिकॉग्निशन बाय एम्प्लॉयर, तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि जो एम्प्लॉय सपोर्ट है वो सारी इन्वॉल्व होनी चाहिए उस ट्रेड यूनियन के साथ। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस ट्रेड यूनियन के अंदर, तभी वो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर पाएगी। ठीक है। राइट क्या क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के? सबसे पहले लीगल एंटिटी का इसे स्टेटस मिल जाता है एक, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इसका ये अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। फिर आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसके अंदर जो ट्रेड यूनियन होती है उसके पास राइट होता है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एम्प्लॉयर के साथ में एम्प्लॉयज के बिहाफ पर नेगोशिएशन कर सकती है उनके वेजेस, वर्किंग कंडीशन और अदर रेलेवेंट मैटर्स को लेकर। फिर आता है पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उसके पास राइट होता है कि वो उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट कर सके और अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके, प्रोसीडिंग कर सके, आर्बिट्रेशन कर सके और उस प्रोसेस को, उस डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सके। नेक्स्ट है राइट टू स्ट्राइक। तो जो ट्रेड यूनियन होती है उनके पास राइट होता है कि वो कभी भी स्ट्राइक कॉल कर सकते हैं, वर्कर्स को कभी भी स्ट्राइक के लिए बुला सकते हैं और वर्कर उनका सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड लेबर कोर्ट। जो ट्रेड यूनियन होती है उनके पास एक्सेस होती है कि वो अगर कोई डिस्प्यूट है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी ग्रीवेंस को लेकर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट में जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी यूनियन प्रैक्टिस। अगर किसी भी तरीके की एंटी यूनियन प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए इन्हें प्रोटेक्शन होती है कि वो इस किसी भी तरीके की प्रैक्टिस को नहीं होने दें और इन चीजों को रोकें। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ड्यूटीज क्या होती हैं? तो ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ। जो ट्रेड यूनियन होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, उसकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो जो उसकी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन से रिक्वायरमेंट है उन सारी चीजों को कंप्लाई करेगी। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिप्रेजेंट मेंबर इक्विटेबली। जो भी उसके मेंबर हैं उन्हें इक्वली रिप्रेजेंट करेगी, फेयरली रिप्रेजेंट करेगी, बिना किसी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस एफिलिएशन के। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू मेंटेन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जो भी ट्रेड यूनियन होगी वो अपने सारे चीजों का, जो भी उनकी ट्रांजैक्शन होंगी उन सभी चीजों का एक रिकॉर्ड बना के रखेगी। जो वो फंड यूज कर रही है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। फिर ड्यूटी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मोनी। और क्या ड्यूटी होती है ट्रेड यूनियन की कि वो इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनी बना के रखेंगी, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट कम से कम हो, मिनिमाइज करे डिस्प्यूट को, ऐसे एक्शंस लेगी। ड्यूटी टू एजुकेट एंड सपोर्ट मेंबर। जो ट्रेड यूनियन है वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करेगी वेरियस लेबर लॉज के बारे में, सारी रेगुलेशंस के बारे में, और सपोर्ट करेगी अपने मेंबर को इन सारी चीजों को जानने में। नेक्स्ट है ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अपने मेंबर्स के बिहाफ पर ये कलेक्टिवली बार्गेनिंग करेगी, नेगोशिएशंस करेगी। नेक्स्ट है लीगल लाइबिलिटी। तो किसी भी तरीके के लेबर लॉज का ब्रीच ना हो ये ध्यान रखेगी ट्रेड यूनियन। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जो भी उसके फंड है किसी भी उसका मिसयूज ना हो ये भी ध्यान रखेगी ट्रेड यूनियन।
लाइबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है ट्रेड यूनियन को। ड्यूटी टू नॉन मेंबर, जो नॉन मेंबर है उन्हें भी फेयरली ट्रीट करेगी, ये चीज भी उसकी ड्यूटी में आ जाती है। ड्यूटी टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकली वर्क करेगी, कोई भी करप्शन, वायलेंस और अनएथिकल प्रैक्टिस का ट्रेड यूनियन यूज नहीं करेगी, ये भी उसकी ड्यूटी बन जाती है। और लाइबिलिटी फॉर मिस मैनेजमेंट, अगर किसी भी तरीके का कोई मिस मैनेजमेंट होता है तो उसके लिए ट्रेड यूनियन ही लाइबल होगी उसके एक्शन के लिए, ये भी इसकी एक लाइबिलिटी या ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन होती है वो खत्म कब होती है, तो वो दो तरीके से होती है, वॉलेंटरीली और इनवॉलेंटरीली। तो इसके अंदर एक तो फॉर्मल टर्मिनेशन आता है ट्रेड यूनियन का, जो कि किस वजह से होता है, उसके ऑपरेशन के वाइंड अप होने की वजह से, मैनेजमेंट के वाइंड अप होने की वजह से, या एसेट्स के डिस्पोज ऑफ हो जाने की वजह से ये होता है। या फिर जो डिसोल्यूशन होता है वो कई सारे दूसरे रीजंस की वजह से भी हो सकता है। तो रीजन क्या क्या होता है डिसोल्यूशन का? पहला होता है वॉलेंटरीली रिजोल्यूशन, वॉलेंटरली डिसोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या आता है आपका, जब एक ट्रेड यूनियन अपने खुद की मर्जी से डिसॉल्व हो जाती है, या तो उसका जो गोल था वो गोल अचीव हो गया हो, या जो उसे नेगोशिएशंस करनी थी वो नेगोशिएशंस हो नहीं हो, तो एक ट्रेड यूनियन अपने आप को डिसॉल्व कर सकती है। सेकंड रीजन क्या होता है, मर्जर विद अनदर ट्रेड यूनियन, दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ मर्ज हो जाती है ट्रेड यूनियन, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। थर्ड होता है नॉन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, अगर ट्रेड यूनियन लीगल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसे डिसॉल्व होना पड़ता है, फिर लीगली डिसॉल्व करा जाता है। या फिर लेक ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज की, जितने फंड्स की जरूरत है उतने फंड्स नहीं है, जितने रिसोर्सेज की जरूरत है उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर उसे डिसॉल्व होना पड़ता है। ये रीजन होते हैं आपके डिसॉल्यूशन होने के। ट्रेड यूनियन में प्रॉब्लम क्या क्या होती है? सबसे पहले मेंबरशिप डिक्लाइन, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, किस वजह से? कम, अब जो ट्रेड यूनियन है उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं रह गई है, उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिस वजह से अब उसका कोई मेंबर नहीं बनता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंटरफेयर होने लगा है, तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ट्रेड यूनियन को क्या कर देती है, फ्रैक्शनलिज्म कर देती है, उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट वगैरह के साथ, जिसकी वजह से वो अपने सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाती हैं, और फिर उनकी जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यूनियन की एबिलिटी नहीं है कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके, रिसर्च कर सके, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लीडरशिप की प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छा लीडर नहीं है ट्रेड यूनियन का, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी लैक रहती है, अनरिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट रहता है, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है जिसकी वजह से। फिर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता यूनियन के लीडर और मेंबर्स के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर्स के साथ में। इंडस्ट्रियल स्ट्राइक ज्यादा रहती हैं, जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर देती है ट्रेड यूनियन अब, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी नहीं रह पाती है प्रोडक्शन के अंदर। फिर लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आते हैं कि गवर्नमेंट कई सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लेकर आ रही है ट्रेड यूनियन के लिए, तो ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम्स में आ जाती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रेड यूनियन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो वर्कर का डेमोग्राफी, मतलब अलग अलग जेंडर, एज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्लेसेस के लोग आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड यूनियन की ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। फिर जो एम्प्लॉयर है उनका एटीट्यूड और जो ऑपरेट होने का तरीका है वो ट्रेड यूनियन की बात नहीं मानते हैं, नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो वो चीजें उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं ट्रेड यूनियन की ग्रोथ को। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कई बार जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वलिटी, इनकम स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। और सोशल और कल्चरल फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़े से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। आपके पास ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप इन्हें या तो परचेज कर लीजिए या यहीं से कवर करके पढ़ के कवर कर सकते हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।